2012 का निर्भया गैंग रेप, उसे हम भुला नहीं सकते। बहुत दर्दनाक, बहुत ब्रूटल और क्रूअल था। और ऐसे ही केस दोबारा हुआ। तो जो स्टेप्स हमें लेने चाहिए थे, जो हमारे गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए थे, क्या वो वाकई में लिए गए थे? चलो, अगर ऑन पेपर्स थे, बट स्पिरिट में क्या? क्या उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती थी? उनके ऊपर चेक रखा जाता था? क्या वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुए हैं? देखो, लॉस तो बना दिए जाते हैं, बट क्या उनका इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, ये कौन चेक करेगा? क्योंकि हमारी कंट्री में रेगुलेशन तो बहुत है, बट मॉनिटरिंग नहीं है। ये केस दोबारा ना हो, इसलिए हमें कोई डेटरेंट तो पैदा करना पड़ेगा ना। क्योंकि निर्भया इतना ब्रूटल क्राइम था, उसके बाद भी कोई डेटरेंट सोसाइटी ने नहीं क्रिएट किया, गवर्नमेंट ने नहीं क्रिएट किया, तब जाकर के ऐसे क्राइम हो पा रहे हैं। अगर देखो, हर चीज के लिए अगर कोई भी क्राइम को रोकना है तो एक डेटरेंट तो होना चाहिए। हम इस डर से ही चुप तो नहीं बैठ सकते ना कि ठीक है, अगर हम किसी को कैपिटल पनिशमेंट देते रहेंगे तो फिर वो विक्टिम को मार ही देगा। चलो ठीक है, एक हद तक ये बात भी सही है, बट हमें कोई ना कोई तो ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। डेटरेंट तो सोसाइटी में पैदा करनी पड़ेगी। अगर डर ही नहीं होगा किसी भी चीज़ का, तो लोग तो जो कर रहे हैं वो बेखौफ करेंगे। और जो कोलकाता के अंदर आरजीकर हॉस्पिटल है, उसके अंदर जो ब्रूटल रेप को अंजाम दिया गया है ना, ये हमारी सोसाइटी को दर्शाता है कि हमारी मेंटालिटी किस तरीके की हो चुकी है। कि हम सिर्फ वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उनकी तरफ हमारा नज़रिया ऐसा ही है, परसेप्शन ऐसा ही है। वो रेजिडेंट डॉक्टर जो कि 36 घंटे की शिफ्ट करके अपने आराम कर रही थी, क्योंकि उनके पास रेस्ट रूम्स नहीं है, कोई भी अलग से टॉयलेट नहीं है फीमेल के लिए, क्योंकि 138 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना गंदा है कि वहाँ पे मेल फीमेल डॉक्टर्स के लिए अलग अलग रेस्ट रूम नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है। तो वो अगर अपनी शिफ्ट करके 36 घंटे की शिफ्ट करके वहां पे आराम कर रही है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो रात में सेमिनार हॉल में गई क्यों, बजाय कि आप एक्शन लो, जो सही में प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करो। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो रात में सेमिनार रूम के अंदर रेस्ट करने ही क्यों गई? अरे, आपके प्रीमाइसिस में ही तो था वो हॉस्पिटल ही तो है, हॉस्पिटल के अंदर ही तो है। और मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि सड़क सड़क पे जाकर के सोने लग गई। भाई, आपके प्रीमाइसिस में जहां वो ड्यूटी कर रही है, उसी के प्रीमाइसिस में अगर वो आराम करने गई है, और वो भी क्यों? क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत पुअर है। वो भी क्यों? क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा पुअर है, क्योंकि अलग से अमेनिटीज नहीं है, जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है। तो वो अगर सेमिनार हॉल में रेस्ट करने गई है, और सुबह होते हुए ये पता चलता है कि उसके साथ इतना ब्रूटल रेप किया गया है, कि हम वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना जानते हैं सिर्फ, कि हमारा माइंडसेट क्या है टुवर्ड्स गर्ल्स। क्योंकि अगर मैं बात करूं वो सिविक वॉलंटियर की, तो उसका आप इतिहास देख लो, उसका बैकग्राउंड चेक कर लो कि उसने मतलब तीन तीन चार चार शादी कर रखी है, अब्यूज करता रहा है वो। और बहुत से उसके अगेंस्ट केसेस भी मिले, और जितने भी उनकी फैमिलीज वगैरह थी, उन सब ने कहा कि हाँ भाई, बड़ा बेकार इंसान है। तो क्या हम किसी को रखने से पहले उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड या फिर बैकग्राउंड चेक नहीं करना समझते? क्या वो जरूरी नहीं है कि हम जिसको नौकरी पे रख रहे हैं, क्या उसका बैकग्राउंड चेक किया जाए? जो भी डिवीजन ऑफ लेबर के नाम पे हम ये कहते हैं ना कि भाई ये वाले सारे काम उसी के होने चाहिए, तो बस हम उतना ही जानते हैं कि हाँ, ये सारी चीजें उसके मत्थे मड़नी चाहिए। और तो और, अगर उसे फ्रीडम मिल रही है तो वो भी एक कॉस्ट पे मिलेगी। अगर वो काम कर रही है तो वो भी एक कॉस्ट पे मिलेगा। यानी अगर वो काम कर रही है तो उसकी सेफ्टी की चिंता। ठीक है, मानता हूं कि सबको चिंताएं होती हैं, और बहुत सारी डॉक्टर्स के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने तो अपने बच्चों को घर पे बुला लिया है। क्यों? क्योंकि डर का माहौल है कि कल को उनकी बेटी के साथ ये ना हो जाए। तो ये तो है, पूरे देश के अंदर ये माहौल है इस चीज़ का। और अगर मैं एनसीआरबी की डेटा की बात करूं, तो करीबन 90 वुमेन ऐसी हैं जिनका रेप होता है एवरीडे। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर सरकार ही नाकाम रहेगी सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, तो फिर अगर मैं वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करूंगा, तो फिर कहाँ से ऊपर होगा? वो तो नीचे ही जाएगा ना। और ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। जब हमारे जो एसेट्स हैं कंट्री के, वही सेफ नहीं रहेंगे, तो कहाँ से वो आपको डिविडेंड देंगे? कहाँ से आपको प्रॉफिट देंगे? क्योंकि अगर आप मतलब आप बोलते हो कि बेटी बचाओ, बट एक्चुअली में बेटी नहीं बच रही है। ठीक है, आपने पैदा कर लिया, बट लास्ट में अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर बेटी को क्यों कोई पैदा करना चाहेगा? ये सब हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी को दिखाता है। जो मेल जेंडर है, उनका क्या परसेप्शन है टुवर्ड्स फीमेल जेंडर। अगर मैं हेल्थ सिस्टम की बात करूं, तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक है हमारा प्राइवेट सेक्टर, और दूसरा है गवर्नमेंट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में सारे लोग तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये कॉर्पोरेटाइजेशन है।
यानी यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है। प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई भी हॉस्पिटल खोल रहा है, डॉक्टर्स हैं, तो उन्हें तो प्रॉफिट चाहिए ना, यानी फीस ज़्यादा होगी, तो इसलिए सब तो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। रही बात इस गवर्नमेंट सेक्टर की, तो इसमें प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि वहाँ लोग नहीं जा सकते, और गवर्नमेंट फेल हो रही है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने में, उस चीज़ को हैंडल करने में फेल है। और इसलिए क्या हो रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो इतने सारे डॉक्टर्स को इतनी लंबी लंबी ड्यूटीज़ करनी पड़ती है। और दूसरा फैक्टर निकल करके आता है ये माइंडसेट, क्योंकि हमें बचपन से ही वो टॉन्टिंग कल्चर में रहने की आदत हो गई है, क्योंकि हर चीज़ में टोका टाकी करनी है कि भाई ऐसे नहीं करना, इससे नहीं बोलना, उससे ज़्यादा नहीं बोलना, इसके सामने ऐसे नहीं खड़ा होना, ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, और इस टाइम से इस टाइम तक घर पे रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है, आप इस सेक्टर में काम नहीं कर सकते, आपको इसी सेक्टर में काम करना पड़ेगा, और आपको पहले घर का काम करना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, ये हमारे माइंडसेट को दिखाते हैं। ये डिवीजन ऑफ लेबर के नाम पे जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि फिर अब देखो, वुमेन को अगर काम करने की आज़ादी दी गई है, मैं ये कहूँगा कि अगर उन्हें दे दी गई है आज़ादी काम करने की, तो वो भी कॉस्ट पे मिली है, और वो कॉस्ट उनकी सेफ्टी की, यानी उनके साथ कोई भी कुछ भी करके चले जाएगा और ये उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होंगी। क्यों? क्योंकि क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है, वो ये कह रहे हैं कि वो सेमिनार रूम के अंदर गई क्यों, वो क्वेश्चन ये कर रहे हैं। तो इट शोज अ मेंटालिटी। देखो, एक सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसे 75% डॉक्टर्स हैं जिन्होंने वायलेंस को रिपोर्ट किया है, यानी एक्सपीरियंस किया है अपनी वर्क प्लेस पे। और यही मैं बात करूं यूएस के अंदर, तो वो 47% है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑर्डिनेंस भी लेकर के आई थी, जैसे एपिडेमिक अमेंडेड ऑर्डिनेंस था 2020 का, वो भी पास हुआ। उसके बाद अब ये भी चीज़ें चल रही हैं कि एक अलग से लॉ लेकर के आना चाहिए, जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो होना चाहिए। और इवन जो प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स बिल था 2022 का, जो कि 2022 में इंट्रोड्यूस किया था, वो भी यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है। अभी एक ममता बनर्जी की गवर्नमेंट की गाइडलाइन बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जितना पॉसिबल हो पाए वुमेन को नाइट ड्यूटी मत दो। बट इससे होगा क्या? वैसे भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बुला लिया कि डॉक्टर्स को जो हैं उनके पेरेंट्स ने उन्हें घर बुला लिया। क्यों? क्योंकि सेफ फील नहीं कर रहे हैं कि उनके अगर उनके बच्चों के साथ ऐसा हो जाए तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बात बताओ मुझे, ये जो गाइडलाइन इशू करी है ना, इससे होगा क्या? जो रूट कॉज है प्रॉब्लम क्या, वो खत्म हो जाएगा क्या? उसे एड्रेस कर रही है ये चीज़? रिस्पॉन्सिबल है कौन? मतलब ये सब होने के बाद भी हम सिर्फ ये है कि बस थोड़ा सा ड्रेसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे जो रूट कॉज है ना उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। और दूसरी चीज़, चलो सुप्रीम कोर्ट ने ये अच्छा टास्क फोर्स बनाया कि वहाँ पे सीआईएसएफ देखेगी, ठीक है, और एक कमेटी भी बनाई जिसमें इतने इतने मेंबर्स रहेंगे, बहुत सारे एमिनेंट डॉक्टर्स भी हैं और सेंटर के भी काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वो काम करेगी पूरे डॉक्टर्स को देखने का, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं इवन उनकी सेफ्टी के लिए। क्योंकि उत्तराखंड में भी एक नर्स के साथ जो हुआ, ये तो आए दिन होता जा रहा है, तो इसे कहीं ना कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी ना इस पर। तो मेरा यहाँ पे एक सेंट्रल क्वेश्चन ये है कि अभी हम सिर्फ इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, यानी जो हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं, उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम कुछ मैकेनिज्म प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ प्रपोजल दे रहे हैं। बट मैं कह रहा हूँ ओवरऑल जो फीमेल हैं, यानी फीमेल जेंडर हैं या फिर कोई भी है, सबके लिए तो सेफ्टी होनी चाहिए ना। तो अगर मैं पूरे देश की बात करूं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम कर रही हो, सिर्फ हेल्थ की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा मैं, वो किसी भी सेक्टर में काम कर रही है, खासतौर से इनफॉर्मल सेक्टर में जहां पे इतने ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं। तो अगर हम होलिस्टिकली अभी भी नहीं देख पाएंगे, हम सिर्फ प्रॉब्लम को उतना ही देख रहे हैं और उस पर भी मरहम पट्टी करने की, बस ये है कि ड्रेसिंग कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, हम एक्चुअल रूट कॉज को नहीं पकड़ रहे कि यहाँ पे हमें मेंटालिटी को भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट को ऐसे ना अवेयरनेस कैंपेन्स लगाने चाहिए। क्योंकि आप बेटी बचाओ तो कर रहे हो कि ठीक है चलो बेटी पैदा तो हो गई, बट बचाओगे कैसे उसे? ऐसे? इससे बढ़िया तो वो पैदा ही नहीं होती फिर तो, अगर ऐसे ही उसने जाना था। तो मेरी बात ये है कहने के लिए कि अगर आप ये कह रहे हो कि सारे लोग इक्वल हैं, विमेन और मेल्स दोनों इक्वल हैं, तो उसके लिए हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी उनके लिए, ताकि वो काम कर सकें। अब अपॉर्चुनिटी अगर आपने प्रोवाइड कर दी, ठीक है चलो डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर हैं, वो बन गए, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, बट ये अपॉर्चुनिटी अधूरी नहीं कहलाएगी कि उन्हें सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे आप। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ से हो गई? ये इक्विटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो यही वाली बात हो गई कि जैसे उन्हें रिजर्वेशन मिलता है बहुत सारी कैटेगरीज में, तो ये तो एक फंडामेंटल चीज़ है ना कि आपको सेफ्टी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और वहाँ पे जो आपका प्रेमिसेस है, अगर वर्क प्लेस पे सेफ्टी नहीं है,
तो फिर लोग तो काम पे जाना बंद कर देंगे, फिर जो हमारा विमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेट है ना, फिर वो कम चले जाएगा। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की बात करूं, ठीक है, 2022 का डेटा है, वो कहता है कि करीबन 4.45 लाख ऐसे केसेस थे जो कि कमिट किए गए थे विमेन के अगेंस्ट। तो ऐसे केसेस रजिस्टर हुए थे, और हम ये कह सकते हैं कि करीबन करीबन ऐसी 51 FIR एवरी आवर की बात कर रहा हूँ मैं, यानी हर घंटे 51 FIR रजिस्टर होती हैं अगर उसे FIR में देखा जाए तो। यानी हमने निर्भया 2012 का जो केस था उसके बाद भी कुछ नहीं सीखा। उसको सजा मिलने में ही 8 साल लग गए, उन्हें कैपिटल पनिशमेंट दी गई तो उसमें ही 8 साल लग गए। तो ये दिखाता है ना कि इस सिस्टम में कितने लूप होल्स हैं। चाहे आप अभी भारतीय न्याय संहिता ही देख लो, सब में लूप होल्स हैं, तो उनको एक्सप्लॉइट करना ये क्रिमिनल्स अच्छे से जानते हैं, और इनमें हेल्प करते हैं आपके जो लॉयर्स होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो हमारा सिस्टम कुछ इस तरीके से है, इसे फूल प्रूफ बनाने की ज़रूरत है ताकि जो क्रिमिनल्स हैं वो इसे एक्सप्लॉइट ना कर सकें। अब इस केस में जो कोलकाता केस है, इसके अंदर हुआ क्या है, इसके अंदर एविडेंस के साथ टेम्परिंग हुई है, उन्हें मिटा दिया गया क्योंकि वो वेंडलाइज कर दिया था स्ट्रक्चर, पूरा तोड़फोड़ मचा दी थी। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया, और क्यों बचाना ही चाह रहा है। और एक बात और बता देता हूं मैं आपको, जो आरजीकर हॉस्पिटल है ना, इसके आप हिस्ट्री देख लेना, इसमें बहुत सारे अननेचुरल डेथ के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये वैसे ही इनफेमस है थोड़ा सा, क्योंकि इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है। और इवन अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, वो प्रिंसिपल रिजाइन करता है और दूसरी जगह ज्वाइन कर लेता है। आपने जो अभी मैटर सब्जुडिस है, जिस पे स्क्रूटनी चल रही है अभी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो प्रिंसिपल रिजाइन करके दूसरी जगह ज्वाइन कैसे कर सकता है? उसे निकाला क्यों नहीं गया और उसे ज्वाइन करने से रोका क्यों नहीं गया? हालांकि अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूछताछ तो चल रही है। अब देखो, जो लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है ना, ये स्टेट सब्जेक्ट है, यानी स्टेट के हाथ में पावर कि इस पे कैसे लेजिस्लेट करती है वो। तो यानी ममता बनर्जी के हाथ में, क्यों, होम मिनिस्टर है तो उनके हाथ में है कि पुलिस को देखना। अब पुलिस वहां से भाग भी गई थी, तो ये हमें देखना पड़ेगा ना कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए लॉज के अंदर, क्योंकि सेंटर और स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं। बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जिनमें वेरिएशंस हैं, तो इस पे सेंटर को एक मॉडल लॉ लेकर के आना चाहिए, कहने का मतलब है, ताकि एक कंसोलिडेटेड एक यूनिफॉर्मिटी आ सके लॉ के अंदर, और उसी के अंडर ये सारी चीज़ें गवर्न हो पाएँ। और अगर मैं बात करूँ कि 1.8 रेप केसेस आते हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन के, ठीक है, और अगर मैं बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका की बात करूँ, वो 92.9 और 72.1% है रिस्पेक्टिवली, यानी इंडिया में बहुत कम है। बट ये कोई रीज़न नहीं होता, ये कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि अगर विमेन वहाँ पे कम सेफ है, इंडिया में देखो कितनी सेफ है। अरे भाई, इससे कुछ नहीं है, एवरी लाइफ मैटर्स। तो अगर हर जिंदगी मैटर करती है ना, उसमें वहाँ 92.7% है, यहाँ पे 1.8% है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1.8% क्यों है, ये मैटर करता है, इसे जीरो होना चाहिए। और निर्भया का 2012 का केस सिर्फ अकेला केस नहीं है। अगर मैं शुरुआत करूं 1973 से, जो अरुणा शानबॉग का केस था, उसमें क्या हुआ था, जो मेल स्वीपर था सोहनलाल वाल्मीकि, उसने जो वहाँ पे नर्स थी उसका क्या किया, एक ब्रूटल रेप किया। उसकी वजह से वो 42 ईयर्स तक वेजिटेटिव स्टेट में रही थी, और उसके बाद फाइनली शी डाइड। हुआ क्या, और वो उससे पहले छूट भी गया था अपनी सज़ा काट करके। तो क्या हम सिर्फ सज़ा दे देंगे? मतलब वो 42 ईयर्स तक बेड पे लेटी रही थी, मतलब जिंदगी और मौत से लड़ रही थी 42 साल तक, उसकी पूरी जिंदगी चली गई उस चीज़ में, और फाइनली शी गेव इन। तो मुझे ये बता दो, क्या जस्टिस मिल पाया? ये हम सज़ा दे देते हैं, बट क्या वो प्रोपोर्शनल है? वो सज़ा प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो मुंबई का KEM हॉस्पिटल है ना, उसमें इंसिडेंट हुआ था। अब वहाँ पे 42 साल तक उसने बेड पे अपनी ज़िंदगी काटी। आप समझ सकते हो कि 42 ईयर्स क्या मायने रखते हैं। और उसके बाद फाइनली ऐसा नहीं कि रिकवर कर गई, वो तो मर गई। और जो उसका एक्यूज था, वो तो अपनी सज़ा काट के आराम से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। तो मुझे नहीं लगा यहाँ पे जस्टिस हुआ। और अगर मैं बिल्किस बानो की बात करूँ 2002 के केस की, तो उसमें भी जस्टिस मिला क्या? अंत में जस्टिस मिला? नहीं मिला। पॉलिटाइजेशन, सिर्फ पॉलिटाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, ये जो रेपिस्ट है गुरु राम रहीम, एक बात बताओ मुझे, इसे बार बार पेरोल क्यों मिल जाती है? क्यों ये बाहर आ जाता है? क्यों? वोट चाहिए भाई, गवर्नमेंट को वोट चाहिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसलिए उसे निकाल देते हैं। बट मेंटालिटी आप देख रहे हो, ऐसा इंसान जो रेपिस्ट है उसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो लोग भी पागल होते जा रहे हैं। और इतने सारे फॉलोअर्स हैं उसके, इसी के नाम पे गवर्नमेंट भी फायदा उठाती है। तो जब तक ये कल्चर चलता रहेगा ना,
तब तक तो कोई सेफ नहीं रह सकता, क्योंकि जो रेपिस्ट है अगर उसे बाबा बना करके आप बैठा रहे हो, उसे बार बार बाहर बुला रहे हो, बार बार पेरोल दे रहे हो, तो फिर कौन से आप सेफ्टी की बात कर रहे हो? ये सब सेफ्टी में आता है कि आपका माइंडसेट है कैसा, आपकी मेंटालिटी है कैसी। ये गवर्नमेंट के जो पैंतड़े होते हैं ना, जो पॉलिटिक्स के पैंतड़े होते हैं, ये ना बर्बाद भी कर देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्या करते हैं, जो आम लोग होते हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये लोग समझते भी नहीं है, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट होना चाहते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट ये जितने भी आजकल बाबा बने हुए हैं ना, सबके चक्कर में आते रहते हैं और इनका खून चूसते रहते हैं वो लोग। और इसमें गवर्नमेंट क्यों, अगर कोई पॉपुलर फिगर हो गया तो गवर्नमेंट का फायदा है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी तो भाई वोट मिलेंगे इतने सारे, और फिर पावर में रहना है तो वोट चाहिए। मतलब असली में जो काम हो रहे हैं उनके बेसिस पे वोट ना मांगो, आप वोट बैंक पॉलिटिक्स करो, ठीक है, कभी इसे सपोर्ट करके कभी उसको सपोर्ट करके। वरना गुरु राम रहीम को, एक रेपिस्ट को बार बार पेरोल मिलने का कोई मतलब ही नहीं बनता बिना गवर्नमेंट के। और सबसे पहले क्राइम और पॉलिटिक्स का जो कनेक्शन है ना इंडिया में, वो वोरा कमेटी थी, उन्होंने इस पे थोड़ी सी लाइट डाली थी। 1993 की वोरा कमेटी थी जिन्होंने कहा था इस बारे में कि क्राइम और पॉलिटिक्स का कनेक्शन अच्छा खासा चल रहा है। और मैं अगर एडीआर की बात करूं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का सर्वे था, ठीक है, 2024 के लोकसभा के बाद, उसमें ये बताया गया कि भाई 251 251 मतलब 543 में से 251, जो कि होता है 46% इलेक्टेड एमपीज हैं, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए गए हैं। और 40, ये जो 251 है, इसमें से 27 तो ऐसे हैं जो कि कन्विक्ट हैं, ठीक है। और 2023 की बात करूं तो करीबन 134 सिटिंग एमपीज और एमएलए से जो कि क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे थे अगेंस्ट वुमेन, यानी उन्होंने कुछ ना कुछ वुमेन के अगेंस्ट क्राइम किया था, तो वो फेस कर रहे थे। अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करूं, वो रिलेटिवली सेफ माने जाते हैं, क्योंकि आपके ऐसे एंट्री नहीं होती, और जितने भी अटेंडेंस होते हैं ना, वो लिमिटेड होते हैं, यानी हर किसी के जो रिश्तेदार होते हैं वो नहीं जा सकते, कुछ लिमिटेड होती है, परमिशन होती है, गेट पे भी सिक्योरिटी रहती है, आपको ऐसे ही किसी को भी अंदर नहीं घुसने देते। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा नहीं है, कोई भी अंदर जा रहा है, कोई भी बाहर आ रहा है, कितने भी लोग उसके साथ रह रहे हैं, और तो और पूरी फैमिली आ जाती है किसी पेशेंट के साथ, उसकी पूरी फैमिली। अब कोई कोई गांव से आता है, 10-10 15-15 लोग साथ में रहते हैं, तो हॉस्पिटल के बाहर रह रहते हैं वो। तो कुछ इंतजाम तो है नहीं वहाँ पे सेफ्टी के नाम पे। आप सीसीटीवी देख लो, वो वर्क नहीं करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड देख लो, एक्चुअली में वहाँ बाउंसर्स होने चाहिए। और अगर सिविक वॉलंटियर्स भी आप ले रहे हो, उन्हें हायर कर रहे हो, तो एटलीस्ट उनका बैकग्राउंड तो चेक करो। किसी को भी उठा के थोड़ी ना कर लोगे कि भाई किसी ने यहाँ पे सिफारिश लगाई तो उसके कहने पे रख लिया। ये तो डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में लॉ नहीं है भाई, इवन वेस्ट बंगाल, करीबन 25 स्टेट है जिसमें वेस्ट बंगाल भी है, जिसमें जो हेल्थ वर्कर्स के अगेंस्ट अगर आप कोई क्राइम कर रहे हो, उन्हें परेशान कर रहे हो, तो वो नॉन वेलेबल ऑफेंस है। बट इन लॉज का होगा क्या, जब तक केस रजिस्टर ही नहीं होगा तो लॉ ये आएंगे कहाँ से, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से होगी, क्योंकि ये केस रफा दफा हो जाता है। ऐसे ही पता नहीं कितने ही, अब तो चलो ये रिपोर्ट हो रहे हैं, ये लाइट में आ रहे हैं, ठीक है, इन्हें पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है, बट ऐसे पता नहीं कितने केसेस होते हैं जिनको पता नहीं चलता वो कहाँ उठते हैं, उठते ही नहीं है, उनको कब अंजाम दिया जाता है, उन्हें कब रफा दफा कर दिया जाता है, कोई नहीं पता। तो जब तक रिपोर्टिंग ही नहीं होगी तब तक उनका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। और रिपोर्टिंग हो, इसके लिए भी हमें सोल्यूशन लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक डेटरेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वुमेन को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये तो फंडामेंटल राइट में होना चाहिए आई गेस, क्योंकि अगर वो सेफ एनवायरनमेंट ही नहीं है, अगर आप सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप कौन सी बड़ी बड़ी बातें करोगे बेटी बचाओ वाली। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या टीएमसी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, यहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, कि उसने ब्लेम गेमिंग स्टार्ट कर दो कि भाई इसने कर दिया, हमने ऐसा नहीं किया था, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अल्टीमेटली जान इंसान की जा रही है ना, जो उसके साथ हुआ, मतलब पूरे मुंह से, आंखों से, प्राइवेट पार्ट से, हाथों से, हर जगह से ब्लड निकल रहा था, इतनी बुरी तरीके से उसकी हड्डियां फ्रैक्चर कर दी गई, जिस तरीके से उस पर, मतलब इतना प्रेशर के साथ उसके साथ ब्रूटली एक ये क्राइम को अंजाम दिया गया ना, ये इट्स वेरी हॉरिबल यार। ये बहुत ज़्यादा सॉरी फील कराता है कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं कि जहाँ पे विमेन सेफ नहीं है, जहाँ पे विमेन को, चलो ठीक है, मैं जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ हर इंसान सेफ होना चाहिए ना, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे विमेन हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, सबको सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। और इवन मैं बात करूँ पुलिस की, तो पुलिस भी क्या करती है, जब तक उन पर प्रेशर नहीं आता तब तक वो काम नहीं करते। वैसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, चाहे अगर आप अपना
थेफ्ट का केस लिखवाने जाओगे कि आपका मोबाइल चोरी हो गया या कोई चीज़ चोरी हो गई, तो वो कुछ नहीं करने वाले। ऐसे टालते रहेंगे, एफआईआर पे एफआईआर होती रहती है। और ख़ास तौर से अगर ऑनलाइन करते हैं ना एफआईआर, तो मैंने देखा है तो वो तो ऐसी पड़ी रहती है। उन पे रेयरली, आपकी किस्मत है अगर उन पे कोई एक्शन हो ले लिया गया, वरना तो वह उन पे एक्शन होता ही नहीं है। तो इन सब का ध्यान कौन रखेगा? हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसे क्राइम होते रहें, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी के साथ डेवलपमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहीं पे अगर मोनार्की होती तो शायद बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो पाता, बट फिर उसके बाद आपके राइट्स नहीं मिलते, फिर आपको आज़ादी नहीं मिलती, फिर जिस चीज़ के लिए आपने लड़ा है वो नहीं मिल पाता। तो अगर आप डेमोक्रेसी है तो डेवलपमेंट होगा, हो सकता है धीरे धीरे हो, बट हमें इस कॉस्ट पे डेवलपमेंट नहीं चाहिए। ऐसे डेवलपमेंट का, ऐसी डेमोक्रेसी का भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमें सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है। मेरे हिसाब से जो कोलकाता में हुआ ये आरजीकर हॉस्पिटल का केस, ये हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी को दिखाता है। ये दिखाता है कि हमारे जो लॉज हैं वो कितने एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं, उनमें कितने ज़्यादा लूप होल्स हैं, और कैसे सिस्टम पूरा करप्ट है। कैसे हमारी जो कंट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉ बनाने में विश्वास करती है, बट उनकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पे विश्वास नहीं रखती। क्यों? अगर ऐसा होता तो लॉज तो हर स्टेट में है, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। और इवन जो डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी का भी यहाँ पे केस बनता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो काम नहीं करते हैं अपना, और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए। अच्छा, अननेचुरल डेथ से मुझे याद आया कि जब यहाँ पे एफआईआर हुई ना इस केस में, तो उसमें अननेचुरल डेथ दिखाया गया था। अननेचुरल डेथ दिखाने का क्या मतलब है, ये मेरा एक मेजर क्वेश्चन है यहाँ पे। भाई ये सीधा सीधा मर्डर है, ये एक तो रेप है और उसके बाद अमाउंटिंग टू मर्डर बनता है। जब ये रेप एंड मर्डर का केस है तो इसमें अननेचुरल डेथ क्यों लिखा गया? टेक्निकल टर्म्स मुझे नहीं पता, बट इतना ये कॉमन सेंस ही चीज़ है कि स्टार्टिंग में जब एफआईआर होती है तो इसे अननेचुरल डेथ क्यों बताया जा रहा है, जबकि ये सीधा सीधा रेप एंड मर्डर का केस है। तो ये हमारी सोसाइटी को दिखाता है कि कितनी डिप्रेव्ड हो गई है, कितनी खोखली हो चुकी है, कि हम बनते तो इतने मॉडर्न हैं, बट अभी भी हमारी असलियत जो है ना वो पूरी खोखली है। वो हम अभी भी इतने पिछड़े हुए हैं कि हम अभी डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे सामने कोई हमारे लेवल पे खड़ा हो सके, खास तौर से फीमेल। हम अगर किसी को आज़ादी देंगे, मतलब हमें देनी पड़ेगी, तो हम उसे कॉस्ट पे देंगे। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ।